सन 1947 एक ऐसी तारीख जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। एक लकीर खींची गई जिसने केवल जमीन को नहीं बल्कि लाखों परिवारों के सपनों, रिश्तों और यादों को भी बांट दिया। ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने विभाजन को केवल देखा नहीं बल्कि उसे जिया। आइए सुनते हैं विभाजन की अनकही कहानियां। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका की स्मृति का दिवस है और इस दिन हम याद करते हैं वर्ष 1947 जब इस देश का विभाजन हुआ। लाखों करोड़ों लोग बेघर हुए, कितने ही निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई। उस पीड़ा को लिए हुए अनेक परिवार जिन्होंने दर्द सदियों तक अपने मन में छिपाए रखा, और ऐसे भी कई परिवार जो उस कालखंड में एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने गए। कोई व्यक्ति लाहौर से इलाहाबाद व्यापार के लिए आता है और उस दौरान विभाजन हो जाता है। उसके कुछ परिवार के सदस्य वहां रह जाते हैं, उस पार कुछ इस भारत सरजमीन पे आ जाते हैं, और उसकी पीड़ा, उसका दंश जिन लोगों ने सुना, देखा, वह बहुत ही संवेदन वाला है। ऐसा ही एक परिवार धनंजय चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। धनंजय जी का जन्म स्वतंत्रता के बाद इसी प्रयाग की धरती पर हुआ है, और इनके भी मन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न है या बहुत सारी ऐसी जिज्ञासाएं थी बचपन की, जो अपने यह पिताजी से बात करते थे, सुनते थे। तो आइए जानते हैं। जी नमस्कार। जी, नमस्ते। दरअसल जब हम विभाजन की बात करते हैं, देश विभाजन की, तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसमें केवल देश ही नहीं बँटा था। देश की सबसे छोटी इकाई जो परिवार होती है ना, वो भी बँट गई थी। और हमारे परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारा परिवार भी लाहौर में रहता था, और लाहौर से वो आते थे हमारे फ़ोरफ़ादर्स यानी बाबा के पिताजी, ग्रैंडफ़ादर के पिताजी यहाँ आते थे, और वो और बाबा आते थे और यहाँ पर रसद सप्लाई का काम करते थे। लेकिन फिर वो अंग्रेज़ों की सेना को रसद सप्लाई करते थे। रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ गए, तो क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गए। फिर तो ये हुआ कि अंग्रेज़ उन्हें पकड़ लेगी, और वो आज़ादी के दीवाने भी थे। तो यहीं पर अय्यापुर में पक्की संगत गुरुद्वारा, उसके उस वहाँ पर वो टिक गए, वहाँ रहने लगे, और फिर वहीं उसके बगल में उन्होंने मकान बनवाया। आज़ादी होने तक आप सोचिए कि जब जब वो कहानी चलती है कि जब रिपब्लिकन पार्टी ने कहा कि जो रसद लेकर चलती है बैलगाड़ी, उसके बैलों को स्लो पॉइज़न दे दिया जाएगा। जब वो बैल बेहोश होकर गिरेंगे, तो हम रसद लूट लेंगे अंग्रेज़ों की सेना का। और हुआ भी यही। और फिर तो अंग्रेज़ों ने ढूँढना शुरू किया। ढूँढना शुरू किया तो ये तो यहीं छिप गए, और वहाँ लाहौर में उनका सामान, उनका घर कुर्क कर लिया गया। फिर वो यहीं पर केश कटाकर, पगड़ीधारी थे, तो केश कटाकर, छिपकर, गुरुद्वारे की सेवा करते हुए तब तक छिपे रहे जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया। फिर तो वो विभाजन हुआ, और जो लोग वहाँ छूट गए, उनकी स्मृतियाँ उनके दिलों में बसी रही। बहुत पता लगाया, कहाँ गए वो हमारे भाई, बंधु, उनके पत्नी, बच्चे, वो सब कहाँ गए? बहुत पता करने पर भी नहीं पता चलता है। और जो एक कहानी मैंने लिखी बाद में, हाय रब्बा विद्रोह मर गई, वो कहानी में वो सारी चीज़ें आती हैं। दरअसल जब पता लगाते हैं और नहीं पता लगता है तो हार हट के बैठ जाते हैं। और एक दिन होता क्या है कि अ, एक अधेड़ औरत है, जो कि आती है, हम लोग छोटे-छोटे थे जब हमारी पैदाइश हो चुकी थी, और हम देखते हैं कि ये बड़े से आँगन में आकर वो औरत खड़ी होकर रोने लगती है, और सामने हमारे बाबा खड़े हैं, हमारे पिताजी खड़े हैं, और वो औरत रो रही है। कोई समझ नहीं पाता है कि ये कौन है, और जब पता लगता है कि ये तो
हमारे जो लाहौर में छूट गए थे हमारे बाबा के भाई, उनकी लड़की है, तब पूरा परिवार रोता है। एक बार हम फिर विभाजन की विभीषिका में आ जाते हैं। मैंने कहा ना, विभाजन के दौरान की विभीषिका केवल उसी समय की नहीं थी। उसके बाद के वर्षों में उन परिवारों के साथ चलती थी, जिन परिवारों ने इन्हें सहा था। तो जब जब बिंद्रो बुआ रोती हैं और पता चलता है कि उनके माँ-बाप किस तरीके से दंगे में मार दिए गए थे, किस तरह से वो अकेली रह गई थीं, फिर बहुत प्रयास करने के बाद भी वो भारत नहीं आ पाईं और फिर वो वहीं की नागरिक बन गई हैं और अब वीज़ा लेकर इलाहाबाद में ढूँढती-ढाँढती किसी तरीके से अपने उस भाई के पास आई हैं, जो उनके ताया का लड़का है। अद्भुत था वो दृश्य। हमारे बाबा बताते थे और वो बताते पूछते थे कि वो लाहौर में उस गली का क्या हाल है? वो सिनेमा हॉल का हाल क्या है? वो पिक्चर हॉल, वो अस्पताल का क्या हाल है? वो बिब्बो की फ़िल्म आती है या नहीं आती है अभी? ये जो बातें थीं, वो बातें अपने आप में अद्भुत थीं। बुआ कई बार आईं, बिंद्रो बुआ। एक बार बिना वीज़ा के भी आईं, तो पुलिस ने उन्हें थाने में बिठा लिया। फिर सीधे उन्हें वहाँ पर स्टेशन, जब अपर इंडिया ट्रेन चलती थी, उसमें बिठाने के लिए कि वो दिल्ली जाएँगी और वहाँ से पाकिस्तान भेज दी जाएँगी। ये ये अद्भुत था। बाबा बहुत परेशान होते थे कि एक अकेली जो बहन उनकी छूट गई थी वो वहाँ पर, उसने शादी भी नहीं की थी। वो उसकी अब उम्र होती चली जा रही है, किसी तरीके से उसे यहाँ लाया जा सके, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। फिर एक दिन फ़ोन आया, पहले टेलीफ़ोन होता था वो एक ही होता था मोहल्ले में और उस ज़माने की बात है जो 60 के दशक की बात है, हम लोग 10-11 बरस के थे और मुझे याद है कि आज भी चौधरी साहब हमारे इलाके के विधायक हुआ करते थे। उनके यहाँ का चपरासी भागता हुआ आया नौकर, तो उसने आवाज़ लगाई, "लाला, पाकिस्तान से फ़ोन आवा है।" लाला को लगा जैसे भागते थे कि हमारी बहन का पाकिस्तान से फ़ोन आया है। वो भागते थे सब काम छोड़कर और वो भागे, वहाँ पहुँचे, चोंगा लिए चौधरी साहब बात कर रहे थे, पहले ट्रंकाल आता था, बहुत मुश्किल से मिलता था, बात कर रहे थे, तो उन्होंने फ़ोन लिया, "हाँ, हेलो, हाय, ये कब हुआ?" और धम्म से बैठ गए। चौधरी साहब ने पूछा कि क्या हुआ? तो बोले, "बिंद्रो मर गई।" फिर तो चौधरी साहब ने उनको बड़ा बचाया। हम सब बच्चे भी उनके साथ भागे थे। हम लोग बाबा आगे सिर झुकाए, लठिया टेके भये और जो गांधी टोपी लगाते थे, क्योंकि पगड़ी हटा चुके थे, तो गांधी टोपी सिर ढक के चलते थे। तो गांधी टोपी उन्होंने उतारी और हाथ में लिए हुए बड़ी गम की दशा में पहुँचे। जब दादी को पता लगा तो आंगन में हाय रब्बा बिंद्रो मर गई। जैसे लगा कि लाहौर से जो अंतिम कड़ी थी, जो अंतिम रिश्ता था, जो अंतिम सूत्र था अपनी ज़मीन से, अब वो टूट सा गया है। एक बार फिर सबने कोसा उस घड़ी को जब देश का विभाजन हुआ था। हाय हमारा गाँव छूट गया, हाय हमारी गलियाँ छूट गईं, हाय वो घर छूट गया, अब तो बिंद्रो भी नहीं रही। इसके माने अब सब कुछ छूट गया। फिर बाबा भी खूब रोए। बाबा ने बड़ी मुश्किल से व्यवस्था हुई कि यहाँ तो बॉडी आएगी नहीं, तो वहीं पर गुरुद्वारा, वहाँ के गुरुद्वारों से लोगों ने आकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। फिर ये हुआ कि अस्थियाँ आनी चाहिए, वो अस्थियाँ कैसे आएँगी? अब आप सोचिए कि वो अस्थियाँ लाने के लिए बड़ा प्रयास हुआ, बाद में कैसा उपाय निकाला गया। बाबा के एक दोस्त थे जो समुद्री विज्ञान में थे, उन्होंने कहा कि कराची से अस्थियाँ बहा दो और दमन दीव से समुद्र का पानी उठा लो, समझ लो कि इसी में अस्थियाँ आ गई हैं। यही किया गया। लेकर वो अपर इंडिया से जब लाल टून के कपड़े में बंधी हुई बोतल, जिसमें वो समुद्र का पानी, जिसमें ये मान लिया गया था कि बिंद्रो की अस्थियाँ हैं, वो लेकर यहाँ जब उतरे, फिर रखा गया, फिर अंतिम अरदास हुई, फिर गुरु पाठ हुआ और फिर उसे संगम में ले जाकर विसर्जित किया। ये लाहौर की कहानी, ये हमारे परिवार का दंश बहुत बेहतरीन ढंग से हमारे यादों में बसा हुआ है। आज भी ना जब बिंद्रो की बात आती है, आँखें नम हो जाती हैं। अब उस पीढ़ी की केवल मेरी माँ बची हैं, तो जब भी बात आती है, आँखें नम हो जाती हैं। हम याद करते हैं, हमारा घर जो यहाँ अय्यापुर में बना था, उसका नाम रखा गया था लाहौर हाउस। न रही बिंद्रो, न रहा वो घर। बहुत दिनों तक वो मकान हम लोगों के पास था, लेकिन फिर मकान हट गया। ना रहा लाहौर हाउस, न रहा लाहौर से रिश्ता। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के विभाजन विभीषिका की अनकही कहानियां के अगले कड़ी में मिलते हैं डॉक्टर धनंजय चोपड़ा जी के साथ।